नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। देश भर में लोकसभा चुनावों के लिए अभी वक्त है, लेकिन फिर भी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी तरीके से छोटे राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने गुरुवार को पटना में एक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें यानी निषाद आरक्षण दिया जाता है तो इसके बाद उन्हें लोकसभा की सीटों की चाह नहीं रहेगी। अगर प्रधानमंत्री निषाद को आरक्षण देने की घोषणा करते हैं और एक भी सीट नहीं देते हैं तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। और इस एक बड़े बयान के बाद राजनीति में फिर से हलचल देखी जा सकती है और इसी हलचल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि सीटों की परवाह नहीं है अगर आरक्षण मिल जाएगा, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए गीता, जो बिहार की राजनीति है ना, उस पे बीजेपी का इस बार बहुत फोकस है, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, इस बार अलग है। और वहां पे छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी ने साधा है। लेकिन जो वीआईपी है, जिसका आपने जिक्र किया अभी, मुकेश सहनी की पार्टी, उसको बीजेपी ने अभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। आपको बता दें कि जो बैठक हुई थी, जिस बैठक में सभी लोगों को जो है वहाँ पर कहा गया था कि आप आइए बैठक में हिस्सा लीजिए, और 2024 के लिए हुई इस बैठक में जीतन राम मांझी गए थे, जो हम के अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा गए थे, जिनकी आरएलजेडी पार्टी है। चिराग पासवान थे, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं। पशुपति पारस गए थे, जो लोजपा से हैं। लेकिन इस बैठक में अंतिम वक्त तक वीआईपी के मुकेश सहनी इस बात को लेकर अंतिम क्षण तक इंतजार करते रहे कि शायद इनको इस बैठक में बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाया नहीं गया। अब ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी इस सहनी फैक्टर को, इस जो एक पर्टिकुलर कास्ट से वो आते हैं, उसको नल एंड वाइड करने के लिए उन्होंने एक दूसरा ही काम कर दिया, और अपना जो नेता प्रतिपक्ष है वहां पे बिहार में, वो उन्होंने बदल कर सहनी ही बना दिया। उस बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने भले ही ये कहा था कि मुकेश सहनी को भी एनडीए का हिस्सा बनाया जाता है तो उसका स्वागत करेंगे, हालांकि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। और मुकेश सहनी इन दिनों अपनी यात्रा के साथ पूरे देश में, खासकर बिहार और यूपी के हिस्सों में भ्रमण कर रहे हैं, और अपनी जाति के लोगों को ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि आज तक जितनी हिस्सेदारी उनकी जाति को मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। मतलब साफ है कि इशारों में ये वो समझा दिए गए हैं कि शायद एनडीए में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। आपको ये भी बता दें कि इस बीच राजनीतिक गलियारों में ये खबर भी निकल के सामने आई कि एनडीए की तरफ से बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी का ये बयान सामने आना कि हमें सीट भले ही मत दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें मैं आपको आगे चलकर सिखा अभी बताऊंगा इसके बाद। सीट भले ही मत दीजिए, पर अगर पीएम ये आश्वासन दे दें कि आरक्षण मिलेगा, तो निश्चित तौर पर सीट मत दीजिए आप, हम आपके साथ हैं। तो ये आप राजनीतिक तौर पर आजकल वो सब जगह जाकर गंगा जल देकर शपथ दिला रहे हैं सबको कि कैसे वोट डालनी है या क्या करना है या धोखा नहीं देना है। तो इस राजनीति को भी थोड़ा सा समझें, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा किसी को सीट देने के मूड में नहीं है, और उनको एक इस फैक्टर को कम करके एक अपने ही फैक्टर को बनाना है, वो भी मैं आपको अभी बताऊं। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से मुकेश सहनी ने एक और बात कही है जो काफी मजबूत लगी है, उनका कहना है कि 60% वोट को हम जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी 60% वो वोट है जो इन्फ्लुएंस करती है और वो कंट्रोल उनके पास है। जैसा वो कहेंगे ये 60% वोट वैसा ही करने वाली है। तो क्या ये एक महत्वपूर्ण बयान कोई बदलाव कर सकता है, उन्हें एनडीए में शामिल किया जा सकता है, इस पर विचार हो सकता है? देखिए गीता, ऐसे है, जहाँ तक कास्ट समीकरण की बात है, वो हमेशा से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है यूपी और बिहार जैसी स्टेट में। और जबकि भाजपा को पता है कि मुकेश सहनी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि मुकेश सहनी का दबदबा 14% से अधिक अति पिछड़ी आबादी, खासकर मल्लाहों पर है। ऐसे में वो इस आबादी में घूम घूम कर, जैसे मैंने बताया कि गंगा दल दिलाकर वोट नहीं बेचने की अपील भी कर रहे हैं। मल्लाह निषाद वोट बैंक लोकसभा में क्या चमत्कार कर सकता है, ये बीजेपी जानती है।
बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के जो एक मेन वोट रहता है ना, ट्रेडिशनल वोट बैंक, लव कुश समीकरण को तोड़ने के लिए उन्होंने आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और फिर सम्राट चौधरी के जरिए निशाना लगाया है। उसने 12% कुर्मी और जो कोयरी वोटरों को है अपने साथ करने का प्रयास करने का दावा किया है। वहीं दलित और महादलित 14% वोट बैंक, जिसमें 5% के करीब पासवान है, बाकी महादलित जाति हैं जैसे कि पासी, रविदास, धोबी, राजवंशी, सब इसमें आते हैं। पशुपति पारस, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को अपने हाथ में उन्होंने पहले ही ले लिया है। वहीं उच्च जाति के 20% वोट बैंक, जिसमें कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ आते हैं, वो पहले से ही भाजपा की कोर वोटर हैं। तो आप इन आंकड़ों से सिर्फ ये समझ सकते हैं कि वोट की राजनीति जो है, वोट बैंक की राजनीति, जात की राजनीति, उसको कैसे साधा जा रहा है। बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक 26% के करीब है, जिसमें से केवल मल्लाह और निषाद ही 14% है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के लिए। जबकि जो 12% में लोहार, कहार, सुनार, कुम्हार, ततवा, बढ़ई, केवट, मला, ये सभी जो आते हैं, ये भी जो उसमें शामिल हैं। ऐसे में मुकेश सहनी की तोड़ के रूप में, अभी मैंने आपको बताया ना, बीजेपी ने हरी सहनी को भाजपा के विधान परिषद का जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है, वो इसी का तोड़ था। और मुकेश सहनी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी ने स्टेप उठाया है, और बीजेपी के एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी कर दी, अपने विधान परिषद का अध्यक्ष उनको बनाकर हरी सहनी को, ऊपर से मुकेश सहनी की काट भी ढूंढ ली, उनके इस वोट बैंक के दबदबे को समाप्त करने की कोशिश की है। ऐसे में अब साफ है कि मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में थोड़ी सी अभी हाल की घड़ी मुश्किल लग रही जी। और जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी ने सोच समझकर नेता प्रतिपक्ष ही बदल दिया, एक चेहरा ही बदल दिया, यानी बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे पर सर ये कहा जा सकता है कि बड़ी सोचकर आगे बढ़ रही है, काफी सोचा जा रहा है कि क्या कदम उठाना है, क्या कदम नहीं उठाना है, क्योंकि इससे पहले भी बाकी जगहों पर भी बीजेपी काफी सोचकर आगे बढ़ रही है। यानी हाल फिलहाल की घड़ी में एक अच्छी खबर मुकेश सहनी के लिए देखने को नहीं मिलने वाली है, और हो सकता है कि उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़े। है। देखिए, मुकेश सहनी भी बड़ा बैलेंस वे में चल रहे हैं। हरी सहनी को जब विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष का बनाया गया, लीडर बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो तो बड़े भाई ही हैं, आप बयानों की अहमियत को समझिए, शब्दों को पकड़िए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो बड़े भाई ही हैं, ये तो एक को अभी सम्मान मिला है, बाकी लाखों का क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, मुकेश सहनी का ये कहना, अब हम ये भी सोच रहे हैं ना कि वो एनडीए में नहीं तो फिर इंडिया में, या फिर अकेले कैसे लड़ेंगे। तो उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में कोई फैक्टर ही नहीं है, अब मुकेश सहनी फैक्टर है, ये बहुत बड़ी बात है। उनका ये शब्दी हमला ये बताता है कि एनडीए से दूरी अभी भी नहीं है। बेशक एंट्री कब होगी, नहीं होगी, ये भविष्य में तय होगा। अब आप इस सभी चीजों को थोड़ा सा आंकड़ों के लिहाजे से समझिए। देखिए गीता, 40 सीटें आती हैं बिहार से। इन 40 में से जो अंदरूनी अभी छन छन के खबर आ रही है, जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी खुद 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, और 10 सीटों को वो अपने पूरे गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके लिए छोड़ने के मूड में है। इनमें से आप मान लीजिए कि कुशवाहा की जो आर एल जेडी है, उसको 2014 में 3 सीटें मिली थी, इस बार 2 ही मिल पाएंगी। जो हम हैं उसको 1 सीट मिल जाएगी। चिराग पासवान और जो उनके चाचा हैं, जो पारस पासवान, उनकी अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों को 6 सीटें दे देंगे, आपस में बंटवारा हो जाएगा। 1 सीट को बीजेपी रिजर्व रखने के मूड में। अब वो ही बात सामने आती है कि जिस 1 सीट की कहानी यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही है, कहीं ये वो 1 सीट ही तो नहीं है जो वीआईपी के लिए रखी गई है। क्योंकि मुकेश सहनी का थोड़ा सा नरम रुख, बीजेपी का थोड़ा सा एक तीर से दो निशाने, कि हरी सहनी को बना के उन्होंने एक तो वो सहनी फैक्टर को थोड़ा सा कम कर दिया है, और एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं, और उसी कारण मुकेश सहनी थोड़े नरम भी पड़े हैं। अब देखना ये है कि जहां पर वो नीतीश पर हमले भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से ये भी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की बात कह दे तो एक भी सीट नहीं चाहिए, और बीजेपी का 1 सीट रिजर्व रखना, हालांकि सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है, आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है कहीं से, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा कुछ प्रारूप रह सकता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है, जो मेरा अपना आकलन कहता है, कि हो सकता है कि वीआईपी आपको एनडीए में दिखाई दे, ऐसा मेरा आकलन है। हो ना हो, अब वो भविष्य बताए। जी।
सर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ छोटे राजनीतिक दल हो या फिर बड़े राजनीतिक दल यानी भाजपा जैसी पार्टियां भी अ, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में अगर बदलाव देखने को मिलता है तो वो एक सोचा समझा बदलाव होगा। सर, अगर पूरे मुद्दे को आप कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए गीता, इस बार जो बीजेपी का फ़ोकस बिहार पे इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़के एक अच्छा खासा जो सीट है बीजेपी ने हासिल किया था। लेकिन इस बार वहाँ पे आरजेडी और नीतीश कुमार इकट्ठे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी भी कोशिश है कि क्षेत्रीय पार्टियाँ जितनी उनके साथ जुड़ जाएँ, जितना उनको सपोर्ट मिल जाए और पूरा जो ताल ठोक कर बीजेपी भी वहां पर, आपने देखा होगा बिहार से सबसे ज्यादा खबर आती है वहां पर, कोई ना कोई प्रदर्शन चलता रहता है, कोई ना कोई बीजेपी का प्रोटेस्ट भी होता है, शब्दी बाण एक दूसरे पे देखने को मिल जाते हैं। नीतीश कुमार सबसे आगे बढ़ के इंडिया को लीड करते नजर आ रहे हैं। तो कंक्लूजन के तौर पे आप ये समझिए कि जो छोटे क्षेत्रीय दल है ना, वो भी एक स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। पर हाल की घड़ी में जो यहाँ पर मुझे वीआईपी की स्थिति आ रही है, वो मुझे एनडीए के साथ जाती ज्यादा दिख रही है, जो हाल की घड़ी में कंडीशन है। बाकी डेफिनेटली हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए। जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी बदलाव आने में समय है, सभी सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इस पूरी चर्चा में जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने और अभी इंतजार बरकरार है कि छोटे और बड़े राजनीतिक दल मिलकर क्या परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन एक बात साफ है कि 2024 जिसके चुनाव अभी दूर हैं, उसकी तैयारियां अभी से जोरों पर हैं और ये बता रही हैं कि 2024 का ये महाफाइनल आसान नहीं होने वाला है। तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।